हेलो दोस्तों, तो हम लोग देख चुके थे आगे पिछले क्लास में सदिश का निरूपण। उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखे थे। उसके बाद ग्राफिकली यानी चित्र के द्वारा सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है दोनों देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ पर ऑफ वेक्टर यानी सदिश का मान, तो सदिश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी सदिश दिया हुआ है, जैसे कोई वेक्टर ए है। अब इस ए का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका मोड ज्ञात करते हैं। मोड लगा देने से उस वेक्टर का मान निकल जाता है। अब मोड लगाने के बाद कोई भी वेक्टर जो पॉजिटिव है वो मोड से बाहर आने के बाद भी पॉजिटिव रहता है। अगर कोई नेगेटिव है तो बाहर आकर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सदिश का मान पॉजिटिव और 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? तो क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वेक्टर रहेगा तो उसका मान निकालने के लिए मोड निकालेंगे, और मोड में जाने के बाद बाहर आने के बाद जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सदिश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो जो वेक्टर दिया है उस वेक्टर का मोड ज्ञात करेंगे। यानी वेक्टर ए है तो ए का मोड ज्ञात कर दिए, तो वेक्टर ए बराबर मोड ए और बराबर ए, और फिर इसको बराबर √a² कर देंगे। इससे हमारा वेक्टर का मान निकल जाएगा, यानी सदिश का मान निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें कि सदिश का मान केवल पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। सदिश का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसमें सदिश का मान ज्ञात करने के लिए उसका मोड ज्ञात करते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मोड ज्ञात कर दिए, ए आ जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो √a² कर देंगे, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी सदिश का मान निकल जाएगा। अब इसमें कहा गया है, इसको नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं कि सदिश का मान केवल 0 यानी 0 और धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब कोई भी ऋणात्मक नेगेटिव वेक्टर होगा उसको मोड में देने के बाद मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसलिए सदिश का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सदिश का मान केवल और केवल 0 और धनात्मक हो सकती है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। अभी इसके बाद हम लोग को पढ़ना एक एंगल बिटवीन वेक्टर, यानी सदिश बिटवीन वेक्टर। सदिश के बीच का कोण क्या है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम दो वेक्टर लेंगे। एक वेक्टर हम ए ले लेते हैं और एक दूसरा वेक्टर हमारा है बी। अब हम पिछले क्लास बता चुके हैं कि वेक्टर में दो, एक टेल और एक हेड। इसमें भी 2 पॉइंट हो जाएगा, एक टेल और एक हेड। तो कहता है सदिश के बीच का कोण क्या है? तो दो वेक्टर के कॉमन पॉइंट को यानी समान बिंदु को एक साथ मिला देते हैं। या तो आप टेल को टेल के साथ मिला दीजिए या हेड को हेड के साथ मिला दीजिए। तो ये दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर के टेल पॉइंट को हम एक साथ मिला रहे हैं। तो ये वेक्टर हमारा बी हो जाएगा और ये वेक्टर ए हो जाएगा। अभी टेल पॉइंट कॉमन हो गया। जब दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे 2 एंगल का निर्माण होगा, यानी 2 कोण बनेगा। एक कोण हमारा ये हो गया, इस कोण का नाम हम θ1 रख देते हैं, और एक दूसरा कोण जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा, इस कोण का नाम हम θ2 रख देते हैं। तो इससे हम समझ रहे हैं कि दो वेक्टर है, एक हमारा ए है और एक बी है। दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट को मिला दिए हैं। इसके मिलाने से 2 कोण का निर्माण हो रहा है, यानी 2 एंगल बन रहा है। एक हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक जिसको θ1 कह रहे हैं, दूसरा हो गया इधर से लेके यहाँ जिसको θ2 कह रहे हैं। अभी दोनों एंगल में एक एंगल छोटा बनता है और एक एंगल बड़ा बनता है। तो इसमें जो छोटा एंगल होगा उस एंगल को ही हम कहते हैं सदिश के बीच का कोण। तो देखने से कौन छोटा लग रहा है, यानी θ1। तो इसमें हमारा θ1 हो जाएगा सदिश के बीच का कोण। तो θ1
हो जाएगा सदिश के बीच का कोण, सदिश के बीच का कोण, या फिर सदिश के बीच का कोण हो गया। कौन सदिश के? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हमारा क्या हो गया? θ1। तो सदिश के बीच का कोण क्या है? तो इसको एक वेक्टर ए लिए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, दोनों वेक्टर के कॉमन बिंदु को यानी कॉमन पॉइंट को एक साथ मिला देते हैं। इसके मिलाने से दो एंगल का निर्माण होता है, एक छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल होगा। तो जो छोटा एंगल होगा वही हमारा सदिश के बीच का कोण कहलाता है। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा छोटा एंगल θ1 है, इसलिए सदिश के बीच का कोण कौन होगा? θ1 होगा। तो इसमें वही चीज़ जो समझाए वही लिखना है, इसको हम तो इसमें लिख दिया गया है वही चीज़ जो अभी समझाए हैं। जब दो सदिश के समान बिंदु को एक साथ मिलाते हैं तो दो कोण का निर्माण होता है, जिसमें एक कोण बड़ा और एक कोण छोटा, और इसमें जो छोटा कोण बन रहा होगा उसी को सदिश के बीच का कोण कहते हैं। तो यहाँ हम दो वेक्टर लिए, एक ए और दूसरा बी, दोनों के टेल पॉइंट को हम एक साथ मिला दिए, दो कोण बन गया। इसमें हम एक कोण को θ1 मान रहे हैं, दूसरा के θ2 मान रहे थे। θ1 हमारा छोटा कोण है, इसलिए θ1 हमारा सदिश के बीच का कोण हो गया। अब यहाँ समझना है कि दो सदिश के बीच का अधिकतम कोण क्या हो सकता है। तो जैसे एक सदिश हमारा यानी ए हो गया और दूसरा सदिश बी हो गया, यानी एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों सदिश के बीच का कोण अगर दोनों ऐसे रखा हुआ है परस्पर एक दूसरे के समानांतर, तो ये दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? 0 डिग्री, यानी इससे कम इसके बीच कोई कोण बन ही नहीं सकता है। तो दो सदिश के बीच का न्यूनतम कोण 0 डिग्री होता है। न्यूनतम कोण कितना होता है? 0 डिग्री। अब इसको हम इस तरह से ऊपर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसके बीच का जो कोण है वो कोण का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अगर ये सीधा हो जाएगा तो ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। तो एक कोण तो हमारा ही बन रहा है और दूसरा कोण देखिए यहाँ से ही बाहर की ओर बन रहा है। तो ये बाहर वाला कोण हमारा बड़ा है जबकि ये वाला कोण छोटा है, इसलिए दोनों सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण हमारा यही वाला होगा, ये बाहर वाला नहीं होगा। अब इसको हम और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अपोजिट हो जाने के बाद ये दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो गया और नीचे भी कोण 180 डिग्री हो गया। यानी हम कह सकते हैं दो सदिश के बीच का अधिकतम कोण कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अगर इससे नीचे करते हैं तो फिर हमारा ई वाला कोण छोटा हो जाएगा और ई वाला कोण बड़ा हो जाएगा, तो हमको तो छोटा कोण लेना है। तो यानी इससे हम यही समझ रहे हैं कि 180 से ज़्यादा यहाँ पे कोण नहीं बन सकता है। तो दो सदिश के बीच का अधिकतम कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सदिश के बीच का कोण। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि सदिश के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, और सदिश का जो भी मान निकाले हैं उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी पहले इसको लिख लेना है, उसके बाद ये डायग्राम बना के दोनों पॉइंट को लिख लेना है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसको जल्दी से लिखिए। चलिए, तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सदिश का इसमें मान निकालना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i + 4j है तो ए का मान ज्ञात करें। अब यहाँ i और j क्या है ये हम लोग आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ आप सदिश का मान निकालना सीखिए। तो अभी इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए अभी क्या बताया गया कि सदिश का मान निकालने के लिए उसका मॉड ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मॉड कर देंगे, मॉड से ए आ जाएगा और इसके बाद इसको √a² कर देना है। तो ए का वहाँ सिर्फ मान रख दीजिए, यानी ए बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी √20। तो वेक्टर ए बराबर आ गया 20। इसका कोई यूनिट नहीं होता है इसलिए यहाँ इकाई लिख देंगे। तो वेक्टर यानी ए का मान हमारा आ गया 20 इकाई, 20 यूनिट आ गया।
अभी इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप पहले वीडियो रोककर खुद से बनाइए और नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो दूसरा देखेंगे वेक्टर बी, यानी बी है तो इसका मॉड, तो फिर बाहर बी आ जाएगा, फिर उसी तरह से रूट अंडर बी स्क्वायर कर देना। तो बी स्क्वायर करेंगे यानी बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो 3 और प्लस ही देना है। अभी -5j है यानी यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा, तभी हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 5 25, कितना हो जाएगा रूट अंडर 34 इकाई। तो ये हमारा b का मान आ गया 34 इकाई। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बहुत सारा है। आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चले जाएं। टेलीग्राम पे एक चैनल यही होगा बड़ा कैरियर रंजन सर, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाए, वहाँ इससे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। PDF डाउनलोड करके आप क्वेश्चन इस पर बहुत सारा बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर पे क्वेश्चन देखते हैं, यानी सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए। तो इसको लिख लीजिए अगर सॉल्यूशन लिखना है तो। चलिए, तो एंगल बिटवीन वेक्टर, सदिश के बीच का कोण निकालना है। यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जो डायग्राम के थ्रू है, बाकी इसको फिर आगे हम लोग लैंग्वेज के रूप में जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। अभी हमको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और इसमें कहता है वेक्टर ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ कहता है कि वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 35 यानी 35 डिग्री का कोण बना रहा है, और वेक्टर बी है जो वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो अभी हम बताए हैं कि वेक्टर के कॉमन पॉइंट को एक जगह ला सकते हैं। तो इसका ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, और ये टेल और ये हेड, ये दोनों को टेल को ओरिजिन के पास लेके आ जाइए। तो इसके टेल को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, तब ये बन गया 45 डिग्री, और ये 35 है, इसको भी हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो ये भी हमारा ये 35 हो गया। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी। हमको यही कोण निकालना है, ए और बी के बीच का कोण, इस कोण का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का कोण कितना है 90, और 90 में से हमको ये 30 दिया हुआ है, तो इस 30 को क्या कर लेना है, 35 दिया हुआ है तो 35 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा 55। अब ये हमारा एंगल निकल लिया 55, तो 55 डिग्री हो गया, और टोटल एंगल निकालना है, और यहाँ से यहाँ ही दिया हुआ है 45, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 55, यानी 100 डिग्री हमारा हो गया वेक्टर ए और बी के बीच का क्वेश्चन। तो ये सब कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जिसको डायग्राम के थ्रू से बना सकते हैं। जस्ट यहाँ भी उसी प्रकार से है, एक वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया है और एक एक्स एक्सिस के साथ, दोनों को कॉमन पॉइंट को एक साथ लेके आ जाइए। तो इसमें भी हम लेकर आ सकते हैं, दोनों को इस पॉइंट पे कर दे रहे हैं। तो एक यहाँ से बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 35, और एक बना रहा है वाई एक्सिस के साथ 55। तो ये टोटल एंगल 90 है, और 90 में से 55 को घटा देना है, तो कितना बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस 90 में से 55 को घटाएंगे तो हमारा 35 बच जाएगा, और 35 ऊपर है वेक्टर बी और एक्स एक्सिस के बीच 35 बन गया, और एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच भी 35 है, तो 35 प्लस 35 हमारा हो जाएगा 17 डिग्री।
तो हमारा वेक्टर ए और बी के बीच का कोण हो गया। अब इसी प्रकार से कहीं भी दे सकता है, जैसे हम यहाँ एक दे रहे हैं, इसके साथ एंगल 45 डिग्री और एक यहाँ भी दे रहे हैं 45 डिग्री। भी वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी, अब इसके बीच का कोण निकालना है, यानी थीटा का मान निकाल लेना है।